सुप्रभात बच्चों। आप सभी प्रसन्नचित होंगे। आप सभी ने गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छे से मजा मना ली है और आप लोगों को जो ग्रीष्मावकाश कार्य दिए गए थे आप सभी ने कर लिया है। आपको बोला गया था बच्चों की नई कॉपी में करना है। कुछ बच्चों ने पुरानी कॉपी में की थी या कहीं कहीं रफ में लिखा हुआ था, तो उनको बोला गया था कि वो नई अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को इसी तरह से कुछ पढ़ाई और करते जाना है जब तक कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। तो आप सभी बच्चे अपनी नई कॉपी में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से आप समझकर सुंदर अक्षरों में लिखते जाएंगे। बच्चों, आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। ज्ञान सागर में हमने पाठ 1 से 6 तक पढ़ लिया था, 6 समय पाठ, और 7वां पाठ है स्कूल की छुट्टियां। आप लोगों को 12-13 दिनों की छुट्टियां मिली थी बच्चों। आप लोगों को तो अच्छा ही लगा होगा कि पढ़ने को थोड़ा कम मिला होगा। बच्चों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि उन्हें जब छुट्टियों का नाम केवल बच्चे सुन लेते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाती है, और जैसे ही यह सूचना दी जाती है कि परीक्षा होने वाली है तो बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं। अभी थोड़े दिनों में आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी परीक्षाएं साप्ताहिक या फिर यूनिट टेस्ट जो होने वाला है वह भी होगा। तो आप तनाव से बचने का क्या काम हो सकता है कि आप प्रतिदिन जो पढ़ाया जाए उसको लिखिए और याद करते जाइए। आपको कोई तनाव नहीं होगा कि अचानक से आपको पता चल रहा है कि कल परीक्षा है और आप पूरी रात पढ़ते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, कुछ याद नहीं होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए बच्चों। प्रतिदिन जितना दिया जाए उतना आप कार्य कर लीजिए और खेलिए भी। आज हम स्कूल की छुट्टियां, जो कि लेखक R.K. नारायणन द्वारा लिखी गई है, उसी को पढ़ेंगे। कि इस पाठ में लेखक ने एक छोटे बच्चे स्वामीनाथन और उसके कुछ सहपाठियों के माध्यम से बाल मन के बारे में क्या समझाना चाहा है। बच्चों, R.K. नारायणन का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। यह नाम पढ़ने में आपको क्या लग रहा है? यह दक्षिण भारतीय लोगों का इसी तरह से नाम होता है। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मुल्क राज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत्त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में हुआ था और मृत्यु 13 मई 2001 चेन्नई में हुई। तो बच्चों, हम R.K. नारायणन जी के बारे में और कुछ इनका जीवन परिचय ले लें। R.K. नारायणन का पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन के आरंभिक समय में बृहत्त्रयी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, आपने स्वामीनाथन की कहानी कक्षा 6वीं में भी पढ़ी है। 7वीं में आप पढ़िए कि किस तरह से R.K. नारायणन जी ने लिखा है। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। बात का बतंगड़ बनाना का अर्थ किसी बात को बिगाड़ के काफी बड़ा चढ़ा कर देना। जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अब यह बात स्वामीनाथन को कब एहसास हो रही है कि पिताजी बात का बतंगड़ बना रहे हैं? जब वह बार बार स्वामीनाथन से पढ़ने के लिए कर रहे हैं। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नजदीक है। तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी।
अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज कहीं सुनाई देगी तो पिताजी के कमरे से आवाज आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम फेल हो गए तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मन मर्जी के कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर रमी मणि राजम शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फॉर्म में चले गए तो? स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर मणि राजम शंकर मुझे छोड़कर दूसरी फॉर्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो? ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी ने सुना कि स्वामीनाथन के पिताजी जब उसको पढ़ने के लिए कहते हैं तो स्वामीनाथन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बार बार उसको टोका टोकी करना अच्छा नहीं लगता है। जब अपनी दादी के साथ बात करता है या अपनी माँ के साथ व्यस्त रहता है और पिताजी उसको बताते हैं कि 9 बज गए, आप चलो पढ़ने बैठो, तो स्वामीनाथन को लगता है कि वह बात का बतंगड़ बना रहे हैं, उसे दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से बात करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब पिताजी उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हारे दोस्त मटर मणि राजम शंकर पास हो जाएंगे और दूसरी कक्षा में चले जाएंगे और तुम फेल होकर उसी कक्षा में रह जाओगे और जो पीछे की कक्षा के बच्चे हैं तुम्हारी श्रेणी में आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब स्वामीनाथन को एहसास होता है कि नहीं नहीं, पिताजी तो ठीक बोल रहे हैं। अगर मेरे मित्र मुझे छोड़कर दूसरी कक्षाओं में चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और उससे भी बुरा लगेगा कि मुझसे पीछे की कक्षा वाले बच्चे मेरे सहपाठी बन गए। यह सोचकर स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग जाता है। परीक्षा का दिन प्रारंभ होता है। स्वामीनाथन परीक्षा हॉल में बैठा हुआ रहता है और गणित, दशमलव किसमें आता है? दशमलव मतलब डेसिमल, गणित में उसकी तैयारी में लग जाता है। अब आता है परीक्षा का अंतिम दिन। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। बच्चों, परीक्षा के अंतिम दिन को आप सभी याद कीजिए कि आपके चेहरे पर कैसा लगता है? थकान लगती है, क्योंकि आप लगातार परीक्षाओं को देते रहते हैं और सही ढंग से तैयारी न करने के कारण कई बार हमारे चेहरे पर तनाव भी दिखता है और एक खुशी भी रहती है कि चलो आज परीक्षा का अंतिम दिन है, परीक्षा समाप्त हो गई और अब केवल मजे करना है। हाथ पैर शर्ट सब में आप रंग इंक लगाकर ही बाहर निकलते हैं और यही हो रहा है। स्वामीनाथन जब बाहर निकल रहा है तो उसका होठ सूख गया है, उसका गला सूखा हुआ है, उसकी उंगलियां स्याही से रंग गई है और चेहरे पर थकान लग रही है। स्वामीनाथन जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलता है तो उसको लगता है, अचानक उसे लगा कि इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था? तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने
संतोषजनक रूप से किया था। दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है। बच्चों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार आप समझ नहीं पाते कि कौन, अगर मैं किसी प्रश्न के उत्तर में दुविधा होती है और आप लिख लेते हैं तो आप आश्वस्त नहीं रहते हैं कि मैंने सही लिखा या नहीं। स्वामीनाथन को भी अपने छठे प्रश्न के बारे में संदेह रहता है। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न को ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। बहुवैकल्पिक प्रश्न थे बच्चों। प्रश्न क्या था कि ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। कहानी को तो स्वामीनाथन ने पहले से पढ़ लिया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस कहानी में कोई शिक्षा भी है। लेकिन जो परीक्षा में यह प्रश्न आ गया, अर्थात प्रश्न आया है तो उत्तर भी अवश्य होगा। अब वह मनी मन सोचने, लेकिन अब उसे लगा कि शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक कोलाहल में बदल गया। कोलाहल मतलब शोर। एकाएक, अचानक चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। सभी बच्चों ने अपने प्रश्न लिख लिए थे और जैसे ही घंटी बजती है, आप सबने अनुभव किया है कि घंटी की आवाज सुनते ही बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उनका प्रश्न पत्र कठिन था कि आसान था। इस बात की खुशी होती है कि परीक्षा समाप्त हो गई और यह हो रहा है। स्वामीनाथन और उसके मित्र भी परीक्षा खत्म होने के बाद टोलियों में बाहर निकलते हैं और वो परीक्षा हॉल का वातावरण है। विद्यालय के चारों ओर कोलाहल, बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है और सभी बच्चे एक दूसरे के साथ जिस तरह से उन्होंने प्रश्नों को हल किया है उस पर चर्चा परिचर्चा में लगे हुए हैं। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना? सोना वहां कहाँ था?
स्वामीनाथन ने आपत्ति की। वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ। सहपाठी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। राजम ने कहा, अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, A क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन ने कहने लगा, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा। राजम बोला। इस प्रकार बच्चे आपस में प्रश्न पत्र के ऊपर में और 6वें प्रश्न के बारे में सभी बच्चे चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा से हमें क्या समझ में आ रहा है कि बच्चों ने पढ़ाई तो की थी, किंतु सही ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। अपने मन से विकल्प और जो उनके समझ में आ रहा था उत्तर लिख रहे थे। उत्तर केवल 1 पंक्ति में समाप्त होने वाला था, लेकिन किसी ने आधा पृष्ठ लिखा, किसी ने 3/4 पृष्ठ लिखा, किसी ने पूरा पृष्ठ लिखा और सभी उसी प्रश्न के उत्तर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। किसी को तमिल विषय से डर लग रहा है, किसी को लग रहा है कि नहीं परीक्षा उन्होंने बहुत अच्छा दिया है और A क्लास भी मिलने वाला है। बच्चों, इस पाठ को हम इतना ही पढ़ेंगे और ये आगे की जो शेष पाठ है इस पर हम दूसरी कक्षा में चर्चा करेंगे। इस पाठ में जब हमने अभी तक जो पढ़ा उससे हमें क्या शिक्षा मिली कि अगर हम पूरा पाठ नहीं पढ़ के जाते हैं तो जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है इसी तरह का हमें बेतुका सा उत्तर अपने मित्रों से भी सुनने को मिलता है और हम खुद भी समझ नहीं पाते हैं कि हमने सही उत्तर लिखा कि गलत उत्तर लिखा और असमंजस की स्थिति बनी हुई रहती है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने परीक्षा समाप्ति के बाद आप सभी को काफ़ी खुशियाँ होती हैं और आप उन खुशियों को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? आज के गृह कार्य में आपको लिखना है कि मान लीजिए कि स्वामीनाथन की जगह आप होते तो परीक्षाएं समाप्त होने की खुशी में क्या करते? दूसरा प्रश्न है, यदि आप परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गए तो आप क्या करेंगे? दोनों प्रश्नों को मैं दोहरा दे रही हूँ, यह आपके पुस्तक में भी है। अनुमान कल्पना में यदि आप परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गए तो आप क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए कि स्वामीनाथन की जगह पर आप होते तो परीक्षा समाप्त होने की खुशी में क्या करते? ये 2 प्रश्न हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है गृह कार्य का, नुक्ता वाले शब्दों को आप अपनी पुस्तक से छांटकर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। अब अपनी कॉपी में आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप R.K. नारायणन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिएगा, उसके नीचे शब्दार्थ लिखिएगा, उसके नीचे नुक्ता वाले शब्दों को लिखिएगा। तत्पश्चात जो गृह कार्य का 2 प्रश्न मैंने दिया है उसको कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सुंदर अक्षरों से सही वर्तनी के साथ उत्तर पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को करें। धन्यवाद।